Hello students, how are you? I am Madhav Sharma, your physics faculty, and welcome you to the video lecture of Pioneer School Pattern. Today we are going to discuss the topic kinetic energy transferred during elastic collision. मीन्स इलास्टिक कोलिजन में जब एक बॉडी दूसरी बॉडी को कोलाइड करेगी तो फर्स्ट बॉडी की कितनी एनर्जी दूसरी बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाएगी और कितनी एनर्जी ये खुद रखेगी. ओके, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी डेराइव करेंगे हम लोग, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विद इट कि इलास्टिक कोलिजन में जब पहली बॉडी दूसरी बॉडी को इस वे में स्ट्राइक करे कि द अनदर बॉडी इज एट रेस्ट. ओके, इफ टू बॉडीज ऑफ mass m1 and m2 collides elastically such that their velocities before collision are u1 and u2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, मीन्स जो सेकंड बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट पे है. ओके, बाकी अगर आप ऐसे कोई क्वेश्चन हुआ तो कि पहले की कोलिजन की टोटल काइनेटिक एनर्जी, बाद की काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कोई नॉर्मल जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं वो करके कर सकते हैं. लेकिन ये हम फॉर्मूला उसी केस में डिराइव कर रहे हैं जब आपका सेकंड बॉडी किस में है, रेस्ट पे है. एंड देन आफ्टर कोलिजन दियर वेलोसिटीज आर v1 एंड v2. ओके, तो तब आपको क्या फॉर्मूला रहेगा, देखिए अब पूरी प्रोसेस समझाऊं मैं आपको, उससे पहले ये बात समझ ले कि इफ के आई इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ m1 बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले इसकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, तो हम ये कह सकते हैं कि विच इम्प्लाइज के आई हमारा कितना है, हाफ m1 u1 स्क्वायर. ओके, एंड डेल्टा के इज द एनर्जी ट्रांसफर्ड, वो एनर्जी ट्रांसफर्ड है टू दी सेकंड बॉडी. सेकंड बॉडी को जो एनर्जी ट्रांसफर हुई वो है, तो आप ये कह सकते हैं कि कोलिजन से, यानी कि डेल्टा के आपका क्या हुआ, कोलिजन के बाद जो फर्स्ट बॉडी की जो एनर्जी है उसको कोलिजन के पहले फर्स्ट बॉडी की एनर्जी में से माइनस कर दें तो उतनी एनर्जी दूसरी बॉडी को ट्रांसफर हो गई, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m u1 का स्क्वायर. सॉरी, u1 आगे रख देते क्योंकि u1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर है, और v1 की वैल्यू क्या है, कम है. इन वैल्यूज़ को पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा के. तो हमें v1 का एक्सप्रेशन भी पता रहता है. क्या है v1 का एक्सप्रेशन, सिंस v1 का हमने फॉर्मूला जो इलास्टिक कोलिजन में डेराइव किया, सिंस v1 इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 m1 u2 सॉरी 2m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2. क्योंकि u2 क्या है, 0 है, तो ये वाली पूरी टर्म क्या हो गई, 0. तो हम इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, विच इम्प्लाइज v1 की वैल्यू क्या है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और u1. इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ डालूँगा तो मेरे पास डेल्टा के आ जाएगा. क्या आ जाएगा, डेल्टा के. तो पुट कर रहा हूँ गाइस मैं, डेल्टा के विच इम्प्लाइज डेल्टा के इज इक्वल्स टू, क्या डेल्टा के है, फर्स्ट बॉडी की जो कोलिजन से पहले एनर्जी माइनस सेकंड बॉडी की एनर्जी निकालने के लिए हम फर्स्ट बॉडी की एनर्जी माइनस करेंगे। वापस बोलता हूँ, फर्स्ट बॉडी की एनर्जी बिफोर कोलिजन माइनस
फर्स्ट बॉडी की एनर्जी आफ्टर कोलिजन, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सेकंड बॉडी को कितनी एनर्जी मिली, क्योंकि सेकंड एनर्जी की पहले एनर्जी क्या थी, 0 थी। ओके, तो ये इसको हम K2 भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, K2। समटाइम्स कभी कभी इसको क्या कहा जा सकता है, K2, एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी। ओके, तो डेल्टा के क्या हो गया, हाफ m1 u1 स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 स्क्वायर की जगह वैल्यू डाल देते हैं, m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ओके, और साथ में u1 भी है, u1 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, m1 यहाँ से कॉमन आप देखेंगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर पूरे से कॉमन आ जाएगा। ओके, तो डेल्टा k इज इक्वस टू 1 माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। और गाइस बढ़िया से ध्यान देवे आप, हाफ m1 u1 स्क्वायर और हाफ m1 u1 स्क्वायर यहाँ से आएगा, इसको बाहर लिख लिया मैंने, तो ये मेरा क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट हो गया। ओके, तो ये हो गया डेल्टा k इज इक्वस टू, इसको मैं यहाँ भेजूँगा, ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और पीछे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस m1 माइनस m2 का भी होल स्क्वायर डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, और मल्टीप्लाई बाय ये हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो मैं इसको KI कह देता हूँ। ओके, बराबर। अब आप देखें कि m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर खोलेंगे ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4m1 m2, क्योंकि m1 का स्क्वायर नेगेटिव साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, m2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जब माइनस 2ab जो होगा वो प्लस हो जाएगा, 2ab और 2ab एड होके 4ab हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला आएगा हमारे पास वो फाइनली आएगा डेल्टा k इज इक्वल टू 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय KI। ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर्ड, किसके लिए, एनर्जी ट्रांसफर्ड इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर का फॉर्मूला है, इसको थोड़ा सा अगर हम m1 माइनस m2 के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिखा जाएगा कि 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4m1 m2। ओके, ये थोड़ा सा स्टाइल से लिखा है, इसको एलोबरेट करेंगे यही आंसर आएगा। ओके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab फिर प्लस 4ab, तो कैंसिल होगा तो प्लस का 2ab, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनेगा। ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, इससे पता चलता है कि अगर m1 और m2 इक्वल हुए, क्या हुए, m1 और m2 इक्वल, ये साथ में KI है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई बाय KI। ओके, गॉट इट गाइस। अभी तक ये अपन ने किसका फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी ट्रांसफर्ड। अब हम फ्रैक्शन निकालेंगे कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ या व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, कितना परसेंटेज एनर्जी इसकी ट्रांसफर हो रही है। ओके, तो अब KI को इसके नीचे भेज देंगे तो हमारे पास परसेंटेज ट्रांसफर्ड एनर्जी आ जाएगी। ओके, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, देखिए ये वाला पार्ट आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे शांति से और नोट कर लेंगे। अब हम जा रहे हैं किस पर, कि परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, ये कब है, जब एनर्जी ट्रांसफर्ड का आपको वैल्यू निकालना हो। अब नेक्स्ट में ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप क्या है, दूसरी बॉडी क्या है, रेस्ट में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं, रेस्ट में। ओके, तो देखिएगा इसको। अब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, फ्रैक्शन ऑफ
काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड क्या होगा, डेल्टा के बाई के आई। वहाँ से मैंने के आई को इसके नीचे भेज दिया। ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4m1m2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4m1m2। ओके, ये है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड। फर्स्ट बॉडी से सेकंड बॉडी को कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसका ये फॉर्मूला था। ओके गाइस, नाउ अब इसको थोड़ा स्पेशल केस डालता हूँ मैं कि इफ़ m1 इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज डेल्टा के बाय के आई का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो 4m1m2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4m1m2, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे आप 100 से, तो परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर आ जाएगा। तो इफ़ m1 इज इक्वस टू m2 इज इक्वस टू क्या हुआ, m इक्वल मास, ठीक है। तब आप इसमें इक्वल मासेस का अगर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन होता है तो 4mm यानी m स्क्वायर, तो डेल्टा के बाय के आई का परसेंटेज कितना होगा 4m स्क्वायर डिवाइड बाय m माइनस m0, ये आ गया 4m स्क्वायर इंटू 100, तो ये कैंसिल आके आंसर आएगा 100%। मीन्स इक्वल मासेस जब कोलाइड करते हैं इलास्टिकली तो उनकी 100% एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। सो फॉर इक्वल मासेस 100% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, बराबर। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने पहले कि कब दो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ट्रांसफर होगी, जब m1 किसके इक्वल होगा, m2 के इक्वल होगा। शॉर्टकट लिखवाया था डायरेक्ट ऐसे इफेक्ट। ओके गाइस, इसके साथ उसको भी आपने नोट कर लेना है। अगर फ्रैक्शन पूछते हैं तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रखा है, और परसेंटेज पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड पूछते हैं तो के आई को इधर मल्टीप्लाई में भेज रखा है, जो फॉर्मूले ये दोनों हैं। ओके, इनमें से कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके बनाया गया फॉर्मूला है, खोलेंगे तो यही आएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। नाउ अब हम इसके एक और स्पेशल फॉर्मूले पे चलते हैं जो हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्लियर करता हूँ मैं इसको। if mass of stationary body m2 is n times the first body। ओके, मतलब ये तो था फर्स्ट केस जो इसका अपन ने लिया कि दोनों इक्वल मासेज है, तब क्या करना है, अगर दोनों बॉडी कुछ रिलेशन की है कि उनमें n टाइम्स का रिलेशन है, तो यानी कि m2 इज इक्वस टू n m1, इस तरह का बात है। ओके, तब क्या होगा, तो हमें ये करना है कि देन डेल्टा के, जो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ था मैं उसकी बात करता हूँ, डेल्टा के इज इक्वस टू 4m1 इंटू n m1, m2 की जगह रखा मैंने। फिर यहाँ पर क्या था, केवल m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर था, तो m1 प्लस n m1 का होल स्क्वायर इंटू के आई था। ओके, देन एनर्जी ट्रांसफर जो होगी डेल्टा के, वो क्या हो जाएगी आपकी, देखिए m1 स्क्वायर कॉमन, यहाँ से भी m1 स्क्वायर कॉमन होगा, कैंसिल हो जाएगा, 4n डिवाइड बाय 1 प्लस n का होल स्क्वायर इंटू के आई। ये आ गया आपका एनर्जी ट्रांसफर्ड, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड। ओके गाइस, और लास्ट जो आपको याद रखना है कि के आई इसके नीचे भेज देंगे, तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड चाहिए अगर आपको, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, के आई को उसके नीचे भेज देवे। ओके, तो ये हो गया डेल्टा के बाई के आई
इज इक्वल टू 4n। n क्या है? उनका मास का रिलेशन है कि एक बॉडी, फर्स्ट बॉडी का मास कितने टाइम्स सेकंड बॉडी के इक्वल है। ओके, तो n का होल स्क्वायर, ये आ गया फ्रैक्शन। और परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर चाहिए, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम फर्स्ट बॉडी टू द सेकंड बॉडी। तो उससे क्या होगा, डेल्टा के बाय डेल्टा के आई मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे इसको, तो 4n डिवाइड बाय 1 प्लस n का होल स्क्वायर इंटू 100। अच्छे से इसको की नोट की तरह नोट कर ले। ओके, और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं। अगर एनर्जी चाहिए तो के आई को उधर मल्टीप्लाई कर दे। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लेवे इसका। 100% ट्रांसफर करना एनर्जी का, तो मास इक्वल होने चाहिए। ओके, और अगर कोई बॉडी जो बहुत मतलब कोई मूविंग बॉडी किसी बहुत हैवी बॉडी से स्ट्राइक करे, तब फिर वो अपनी पूरी एनर्जी क्या कर लेती है, लॉस्ट कर लेती है। ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। ओके गाइस, यानी कि अगर दूसरी बॉडी का मास इनफाइनाइट टाइम से, तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, तो कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, वो अपनी पूरी एनर्जी क्या करेगी, खो देगी। तो ये तो एक एल्स केस हुआ कि बहुत, जैसे अर्थ से कोई बॉल स्ट्राइक करे तो उसकी एनर्जी वो क्या करिए, लॉस्ट कर सकती है। वो सब उनके कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पे डिपेंड करेगा। ओके गाइस, उनमें एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी, सेकंड बॉडी को एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ओके गाइस, यानी कि कोई बॉल है अर्थ से स्ट्राइक करे तो अर्थ को मूव नहीं करा सकती है, तो जो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड है वो उसमें 0 रहेगा, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफ़र ही नहीं हुई। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे आप। अब मैं इसके क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से पिक करता हूँ, टेक्स्ट बुक के प्लस एडिशनल जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। टेस्ट पेपर को आप खुद से सॉल्व करें और वेडनेसडे को मुझे चेक कराएं। ओके, जो घर पे है वो भी स्क्रीनशॉट मेरे पर्सनल नंबर पे भेज देवे। टेस्ट पेपर को अच्छे से सॉल्व करें। ओके, एवरी टेस्ट पेपर यू शुड सॉल्व इन योर कॉपी। नाउ start with the first question over here कि what percentage of kinetic energy of a moving particle is transferred। क्वेश्चन देखिए, what percentage of moving particle is transferred to a stationary body when it collides elastically and their masses are related as first stationary body is 9 times the moving body. Okay, second thing, stationary body is equal to, has same mass that of moving body. Okay guys, third thing, stationary body has 1/19th of मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। ये आपका क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करें। और फर्स्ट में आपको एक ये रखा है कि जो सेकंड बॉडी है, यानी कि आप ऐसे कह दें कि m2 जो है वो 9 टाइम्स द m1 है। ओके, सेकंड में आपको कह रखा है कि m2 है वो m1 के इक्वल है। थर्ड टाइम कह रखा है कि m2 है वो 1/19th ऑफ m1 है। ये आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमने समझ के ऐसा कर लिया। तो इसके लिए आपका n कितना हुआ,
9, इसके लिए आपका n कितना हुआ 1, इसके लिए n कितना हुआ 1/19। ओके गाइस, समझ में आ रहा आप लोगों को? नाउ सिंपल सा है, हमें व्हाट परसेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, what percent of kinetic energy of moving particle is transferred। तो सीधा सीधा हम परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि सिंस डेल्टा के बाय के आई का परसेंटेज इज इक्वल टू 4n डिवाइड बाय 1 प्लस n का होल स्क्वायर इंटू 100। ओके, टेक्स्ट बुक्स में जो सोल्व कर रखे हैं उसको जंबल कर रखा है ऐसे ही ज़बरदस्ती, तो उसकी सिंपली जो मेथड है कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला उस तरह का लगाएं जब मास एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। ओके, नहीं रिलेटेड है तो सीधा फॉर्मूला हम क्या कर रहे थे का 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये भी कर सकते हैं। और नहीं तो 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर प्लस 4m1 m2, जो फॉर्मूला दोनों में से आपको यूज़ करना वो कर सकते हैं, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। नाउ ये पुट किया मैंने 9, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए कर रहा हूँ, 9 पुट किया, 4 इंटू 9 डिवाइड बाय 1 प्लस 9 ओके का स्क्वायर इंटू 100। सो ये आ गया हमारे पास 36, 9 4 36 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर 100 इंटू 100, तो ये आ गया मेरे पास 36%। ओके, सो 36% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन का आप देखेंगे, अभी स्पेशल केसेस में भी लिखा था मैंने कि सेकंड में आपको n कितना दे रखा 1, तो डेल्टा के बाई के आई का परसेंटेज जो है सेकंड केस में n 1 है, तो आप कह सकते हैं 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 100, 2 का स्क्वायर भी 4 और ऊपर भी 4। ओके, तो 4 बाय 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 इंटू 100, 1 प्लस 1 कितना 2, 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ गया आपका 100%। सो मैक्सिमम एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ओवर हियर। थर्ड ये है कि आपका 1/19 है, सीधा क्वेश्चन में पुट करना वैल्यूज़, और आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर लेंगे इसमें भले ही। 4/19 डिवाइड बाई 1 प्लस 1/19 का होल स्क्वायर इंटू 100। ओके, सो सिंपली इसको सोल्व करेंगे ना, तो इसको आप टेंशन ना हो गए इतना 19 को देख के। 19 प्लस 1 कितना होगा 20 डिवाइड बाई 19 का होल स्क्वायर इंटू 100। ओके, सो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और ऊपर भी देखिए ये 4/19 इंटू 19 का स्क्वायर ऊपर चला गया डिवाइड बाई 20 का स्क्वायर 400। ओके, इंटू 100। ओके, ये 100 और 400 आपस में कैंसिल हो गए, 19 को इससे कैंसिल करेंगे तो एक 19 बचेगा। सो यू विल हैव द आंसर 19%। कितना परसेंट? 19%। बाई लक की आंसर आया है, बाकी 19 का आंसर 19% या 1/19 का आंसर 19% आया। ऐसे ही आप कोई भी फ्रैक्शन जो आपको दे रखा वो रखें और आपको आंसर मिल जाएगा। सिमिलर एक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दे रखा आप लोगों को, और इसके दो तरीके के क्वेश्चन बने हैं। एक तो लेंदी लैंग्वेज है जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है, और एक दिल्ली के किसी एग्जाम में आया हुआ है, इसी तरह का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले ले भाई इसका। नेक्स्ट ये है कि अगर कोई एक न्यूट्रॉन if a neutron of mass m collides elastically with following particles in a nuclear reaction. Okay, फर्स्ट ड्यूटेरियम या ड्यूट्रॉन। ओके, तो जिसको 1H2 कह सकते हैं हम लोग, ड्यूटेरियम भी कहते हैं केमिस्ट्री में। ओके, और सेकंड है अल्फा पार्टिकल 2He4। ओके, थर्ड आप लिख ले में ऐसे ही कार्बन 12। ओके, तो C612।
और भी कोई भी यहाँ पे एडिशनल हो सकता है, ओके। देन what percent of its kinetic energy is transferred to these particles। परसेंटेज की जगह फ्रैक्शन पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, ओके गाइस, समझ में आ गई बात। तो जो आपको अभी फॉर्मूला लिखवाया उसी में आप क्या कर लेंगे, इसके लिए देखिए थोड़ा सा होमवर्क का क्वेश्चन समझ ले इसको आप लोग और खुद से करें। और मैं यहाँ पर केवल सिंबल दे देता हूँ आपको थोड़ा सा कि न्यूट्रॉन जो है उसमें m2 जो है वो m1 से 2 टाइम्स है, क्योंकि ये जितने भी है अप्रोक्स उनका मास न्यूट्रॉन के टाइम्स चलता है, ये उनका मास नंबर है जो न्यूट्रॉन के टाइम चलेगा। तो यहाँ पर 2 टाइम्स द m1, ओके, यानी कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है d से लिखे अगर तो वो 2 टाइम्स द मास ऑफ न्यूट्रॉन है, ओके, n न्यूट्रॉन। तो कुल मिला के आप, ये तो मैंने सिंबल दिया न्यूट्रॉन को n, और आप फॉर्मूले भी लेते हैं तो इसलिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं इसको यहाँ पर m1 m2 में चलने देता हूँ। तो विच इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू आपको यहाँ कितना लेना है 2 फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में आपको क्या लेना है m2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द m1, तो यहाँ पर आपको n4 लेना है। और लास्ट इसमें कितना लेना है n आपको 12 लेना है, कितना लेना है 12, ओके गाइस, समझ में आ गया आप लोगों को। ये मैंने हिंट दिए हैं, आप घर से क्वेश्चन कर ले, फॉर्मूला वही जो लास्ट क्वेश्चन में यूज़ किया है, ओके। नाउ अब अगर ये तो सब किसके बारे में थी कहानी पूरी, जब आपका कोलिजन कैसा था, इलास्टिक कोलिजन था। अगर आपको परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात की गई है और दूसरी बॉडी रेस्ट में है तो आपको मैंने फॉर्मूला पहले लिखवा रखा है, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड या काइनेटिक एनर्जी लिखवा रखी है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बार वापस से उसको नोट डाउन करवा देता हूँ, क्लियर करता हूँ इसको। If there is inelastic collision, क्या है अगर if there is inelastic collision, ओके, यानी कि कुछ पार्ट एनर्जी का क्या हुआ inelastic collision, then तब जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर्ड होगी तो काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा, लॉस होगा, क्या होगा लॉस। देन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, स्टार बना दे इसको भी, ये भी फैक्ट है, डेल्टा के ई, ओके, लॉस इन डेल्टा के ई इज इक्वल टू 1/2 m1 m2, ओके। ये इस तरह का एक फॉर्मूला आपने पहले देखा है, डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ओके। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर, जब आपकी दो बॉडी की परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो, तब आपने फॉर्मूला पढ़ा था। उसमें मैं एक चीज़ और डाल रहा हूँ 1 माइनस ई का स्क्वायर। ये कब यूज़ करना है, जब परफेक्टली नहीं हो, नॉर्मली हो, 1 माइनस ई का होल स्क्वायर, ओके। समझ में आ गया आपको क्या है 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और आपको फ्रैक्शन चाहिए हो तो फिर उसमें डिवाइड कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन सिमिलर फॉर्मूला ये यूज़ करना आपको कुछ उससे मिलता जुलता, लेकिन किसके लिए है, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए। समझ में आ गया 1/2 m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ई का स्क्वायर। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में ई इज इक्वल टू 0 होता है, ओके। तो ये 0 रखा तो वो फॉर्मूला बन गया जो आपने पहले डिराइव कर रखा है, ओके। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखें। और इस पर कोई क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन में ई की वैल्यू दे रखी है, m1 m2 दे रखे, u1 u2 दे रखा है, तो आप इसको पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अगर दूसरी बॉडी रेस्ट में है, दूसरी बॉडी किस में है, रेस्ट में, जैसा आपको अभी थोड़ी देर पहले इलास्टिक के लिए बताया उस तरीके से, तो u2 0 रख ले में और फिर इसको सोल्व कर ले में। समझ में आ गई बात। तो ऐसा कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इफ सेकंड बॉडी इज एट
रेस्ट, अगर सेकंड बॉडी कहाँ है, रेस्ट पे है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, ओके, और फिर 1 माइनस ई का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, u1 का स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले में चेंज करके कर सकते हैं, ओके। आप तो इस फॉर्मूले को ही याद रखें, और जो पिछला परफेक्टली इनइलास्टिक का था उसको अगर आपने याद कर रखा तो यहाँ 1 माइनस ई स्क्वायर ऐड कर दिया, ताकि वो नॉर्मली परफेक्टली को छोड़ करके बाकी सबके लिए ये हो गया, ओके। ई की वैल्यू जब दे रखी तब, ओके गाइस। अगर आपको बोले कि एनर्जी रिटेंड और इलास्टिक कोलिजन हो तो टोटल एनर्जी, उसको डिफरेंस कर लेंगे। कभी कभार पूछते हैं कि एनर्जी रिटेंड बाय द फर्स्ट पार्टिकल, जो पिछला क्वेश्चन करे थे हम, उसमें क्या है आपको, जो डेल्टा के बाई के आई, इसका फॉर्मूला क्या था, 4m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर इंटू 100, तो ये परसेंटेज आ रहा था, ओके। तो अगर ये पूछे कि ये तो फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड है, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिटेन्ड बाय द फर्स्ट बॉडी, ओके, तो उसको जो परसेंटेज है वो 100 में से क्या कर देना, माइनस कर देना, तो उतनी उसने रखी है। कब, लेकिन ये इलास्टिक है तब की बात है, ओके गाइस। तो आप अब ज़्यादा इन बातों में उलझे नहीं, सीधा सीधा है कि जो पहले पढ़ा रखा था उसको सेपरेटली याद रखें, और ये जो था वो किसके लिए है, इन इलास्टिक कोलिजन के लिए है, ओके गाइस। नाउ अब ऐसे दो क्वेश्चंस ले रहा हूँ मैं एनसीईआरटी के, जो आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री की पर्टिकुलर किसी थ्योरी पर बेस्ड है कि अल्फा पार्टिकल्स या जो कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है तो उनमें रीबाउंड की एनर्जी कैसी रहती है, ओके। तो इन क्वेश्चंस का पैटर्न समझे आप लोग किस तरह का है। कोई ऐसा नया कंसेप्ट नहीं होगा इसमें, लेकिन लैंग्वेज से कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है जो क्वेश्चन में समझा रखा है। बाकी आप वही है जो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ओके। तो क्वेश्चन को समझे। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, का न्यूक्लियस ऑफ रेडियम डिकेज टू रेडॉन, ओके। न्यूक्लियस ऑफ, बस ये जो थ्योरी पढ़ाई थी उसको सेपरेट कर ले आप लोग। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, ये तो जो आपको मैं बता रहा हूँ वो ध्यान रखें। न्यूक्लियस ऑफ रेडियम 88 to 26 decays to radon 86-222, okay, and emits alpha particle with emission of alpha particle। अल्फा पार्टिकल को किससे लिखते हैं, 2He4 से, ओके। ऑफ एनर्जी 4.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। 4.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी का अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं। इफ मास ऑफ Rn 86-222 इज, जो रेडॉन का मास दे रखा आपको 222.0 AMU एंड मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4.003 AMU, इज 222.00 AMU एंड for 2He4 is equals to 4.003 AMU. Then calculate the recoil energy of daughter nuclei. Calculate the recoil energy of daughter nuclei. Calculate the recoil energy of daughter nuclei ओके गाइस। अब इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप 2 बार पढ़ें, ओके, और फिर से वीडियो को पॉज करके 2 बार पढ़ लें, और फिर अब मेरे साथ आ जाए कि केमिस्ट्री का क्या कंसेप्ट इसमें हमको यूज़ कर रहे हैं कि जब रेडियम
88,226 डीके होता है, तो इससे ये Rn 86,222 प्लस अल्फा पार्टिकल जिसको हम क्या कहते हैं 2He4, ओके 2He4 एमिट हो रहा है, ओके। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, के अल्फा लिख देता हूँ 4.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का ही यूनिट, ध्यान रखें। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ध्यान रखें आप लोग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, और या मिलियन लग जाएगा तो 10⁻6 और इसमें ऐड हो जाएगा, ओके। तो उससे इसका वैल्यू केवल 10 का मल्टीप्लायर चाहिए। इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, बराबर। अब आप ध्यान दें कि इन दोनों का जो मोमेंटम होगा, क्योंकि पहले ये क्या है, रेस्ट में है। किस में है, रेस्ट में। तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम का जो वेक्टर सम है वो आंसर क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम क्या होता है, मतलब कि इक्वल रहता है, कंजर्वेशन रहता है उसका, ओके। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ Rn इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ 2He4, दोनों का मोमेंटम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। समझ रहे आप लोग, इतना सा कंसेप्ट आपको जो पहले पढ़ा रखा वो यूज़ करना है। और कोलिजन से पहले इसका टोटल मोमेंटम क्या है, 0 है। ये रेस्ट में है, किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से डीके होके ऐसी आई, ओके। अगर इस पर कोई मूविंग पार्टिकल बम्बार्ड करके ऐसा होता, तो हम फिर कोलिजन के पहले का टोटल मोमेंटम और बाद का मोमेंटम इक्वल रखते, वही बात थी। तो ये उस तरफ जा रहा है और ये डॉटर न्यूक्लियर किस तरफ जा रहा है, इस तरफ। तो ये KRn हमको निकालना है, ओके गाइस। मगर ये नहीं कह सकते कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी, ऐसा नहीं कह सकते। दोनों का मोमेंटम इक्वल है, ओके। तो सिंस बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कंजर्वेशन से सिंपल है, अब आपको समझ में आ जाएगा ये कि मोमेंटम ऑफ Rn इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ अल्फा, ओके। समझ में आ गया आप लोगों को। तो PRn क्या है, मोमेंटम ऑफ Rn, और P अल्फा। अब सिंस हम जानते हैं कि P जो होता है वो क्या होता है, √2mk होता है। ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में क्या है, रिलेशन है। तो अगर मैं इस बात को यहाँ नोट करूँ तो क्या हो गया, √2m क्या है, रेडोन सॉरी mRn, जिसका निकालना उसकी बात करें, और इंटू KRn, ओके, इज इक्वल टू √2m अल्फा इंटू K अल्फा, ओके। समझ में आ गई आप लोगों को, सिंपल सी बात है। अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें KRn जो चाहिए वो क्या हो जाएगा, m अल्फा इंटू K अल्फा डिवाइड बाय mRn, ओके। बस ये वैल्यू इसमें पुट करें, आपको आंसर मिल जाएगा। क्या है, मास ऑफ अल्फा कितना दिया, 4.003 इंटू इसकी एनर्जी कितनी दी है, 4.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिवाइड बाय इसका मास कितना दिया, 222, ओके। किसी को कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, AMU से AMU कैंसिल हो गया, एनर्जी आपकी आ गई। इसका जो भी आंसर होगा डिवाइड करके कैलकुलेटर से आप लोग निकाल लेंगे, तो आपको मिल जाएगा 0.086 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.086 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप अगर इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे, किलो में, तो यहाँ से आप चाहे तो 10⁻³ इसमें ऐड करके 86.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी इसको लिख सकते हैं, ओके गाइस। तो ये था आपका एक क्वेश्चन जो आपको NCERT में एग्जाम्पल में मिला होगा, और अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन और है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा है, वैसे उसमें गामा रेज एमिट हो रही है। क्या हो रही है, गामा रेज। तो केमिस्ट्री में थोड़ा इनका आपको 12th में रहेगा, वैसे अपने फिजिक्स में तो, लेकिन केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा हो तो गामा रेज जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। किससे चलती है, स्पीड ऑफ लाइट से, और उनका मास अप्रोक्स अपन नेग्लिजिबल ले सकते हैं, ओके। मतलब मास के बारे में अपन इतना कोई स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन इसकी स्पीड क्या रहती है,
लाइट की स्पीड के इक्वल, ठीक है। तो इफ Fe57 एक जो आयरन है उसका मास नंबर यहाँ पर कितना दिया आपको 57 एमिट्स इफ न्यूक्लियस ऑफ Fe57 emits gamma rays, okay, gamma rays of energy 14.4 million electron volt, then what is recoil energy of nucleus Fe57, ओके। न्यूक्लियस जो Fe57 का उसकी रिकॉइल एनर्जी क्या होगी, गिवन ये है आपको कि मास ऑफ Fe57 इज इक्वल्स टू 56.935 AMU, ओके। और एक AMU में 1.66 10 की पावर -27 kg होता है। 1 AMU को अगर किलोग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी तो 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है, ओके। इफ़ यू नीड टू कन्वर्ट 1 AMU इंटू kg, तो ये आपको फैक्ट यूज़ करना है, ओके गाइस। क्वेश्चन को आप फिर से पोज करके 2 बार पढ़ ले हुए कि Fe57 एक गामा रेज को एमिट कर रहा है, तो Fe57 गामा रेज को एमिट कर रहा है, ओके, ये गामा रेज बराबर। तो ये गामा रेज जो है उसकी एनर्जी कितनी दी हुई है कि इसको 2 ले लेते हैं अपन, क्या है इसकी या एनर्जी कितनी है 14.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो ये अगर इस तरफ जा रहे हैं तो जो Fe57 न्यूक्लियस बचा है, जो इसका क्या होगा, एक तरह से रेडियोएक्टिवली इससे रिलेटेड रहेगा, मास नंबर में कोई चेंज इसमें नहीं आता है, तो ये इस तरफ जाएगा, तो उसकी हमको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ओके गाइस। समझ में आ गया आप लोगों को। तो अब यहाँ पर क्योंकि गामा पार्टिकल्स की एनर्जी ½ mv² से हम नहीं निकालते हैं, उसका जो वेलोसिटी होता है क्या होता है, वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होता है। तो सिंस एनर्जी ऑफ गामा रेज आइंस्टीन की थ्योरी से दी जाती है E = mc², ओके। तो आप ये कह सकते हैं कि E = mc/c। जो ये ब्रेक इसलिए किया कि सिंस m/c यानी कि जो mv की जगह यहाँ क्या रखा हुआ c, तो ये p हो गया यानी मोमेंटम। तो ये हमारे पास हो गया E = p × c विच इम्प्लाइज p = E/c। ये फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने इधर नोट किया है, ओके। तो मोमेंटम ऑफ गामा रेज क्या होगा, मोमेंटम ऑफ गामा रेज क्या होगा, वो होगा आपका p = E/c, ओके गाइस। और यही किसके इक्वल होगा, Fe के मोमेंटम के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, Fe के मोमेंटम के इक्वल। तो इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ Fe के 57 के मोमेंटम के इक्वल होगा, ओके गाइस। तो अब इस बात को हम ऐसे नोट डाउन कर लेते हैं कि E/c = इसका मोमेंटम क्या होगा, mv होगा, क्या होगा mv। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ओके। या डायरेक्ट ये मोमेंटम ही यूज़ कर लेंगे हम लोग, चलो हटाए इसको, ओके। तो P = क्या आ गया, E/c। तो P क्या है हमारा, P = E 14.4 / c 3 × 10⁸, ओके। मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो उसको अपन 1.6 × 10⁻16 जूल में कन्वर्ट कर दिया, ओके, ताकि ये आपका प्रॉपर यूनिट में मिल जाएगा आपको, ओके। समझ में आ गई बात। ये मोमेंटम किसका है, Fe का, ओके गाइस। और यही मोमेंटम किसका है, गामा रेज का।
अब हम आ जाते हैं बात पे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ Fe न्यूक्लियस क्या होगी? इज इक्वल्स टू √2m के, क्या हो सकती है? √2m, P की फॉर्म में निकालना है ना, तो P की फॉर्म में तो P²/2m। ओके गाइस, क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस क्या होगा? P²/2m। यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, P हमारे पास है ऑलरेडी, तो विच इम्प्लाइज क्या हो जाएगा ये? P² यानी कि 14.4 मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻16। ओके, ये तो इसकी एनर्जी है, डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁸, इसका क्या करना है? होल स्क्वायर। ओके, साथ में डिवाइड में और क्या है? 2 इंटू ये जो मास है वो किसका है? Fe का मास है। किसका है? जो आपको ये दे रखा है। ओके, तो 2 इंटू 56.935 AMU में है, जिसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके गाइस, थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव पार्ट इसका लेंथी हो जाएगा, तो इसको सोल्व कर ले आप लोग खुद से। और इसका लास्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ Fe न्यूक्लियस, जो रिकॉइल एनर्जी रहेगी, वो इसको सोल्व कर ले आप लोग और आपको आंसर मिलेगा। क्योंकि ये जो आंसर आएगा ना वो किस में आएगा? जूल में आएगा। किस में आएगा? जूल में। तो वापस आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, और 1.6 इंटू 10⁻⁻16 से डिवाइड करेंगे तो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ओके, तो इस तरह से ये 13 आएगा, सॉरी यहाँ क्या आएगा? 13 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, तो मिलियन का क्या आता है? -13 आता है यहाँ पर, 19 में से 6 को माइनस करना। ओके, तो इसको सोल्व करना, और लास्ट में जो आपको आंसर मिलेगा वो अगर आपको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो 1.95 इंटू 10⁻⁻6 1.95 इंटू 10⁻⁻6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, काइनेटिक एनर्जी या रिकॉइल एनर्जी ऑफ Fe। ओके गाइस, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इस कैलकुलेशन को आप कैलकुलेटर से सोल्व करें। वापस से बोलता हूँ मैं, कुछ फैक्ट्स ध्यान रखें आप लोग। यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ओके, तो जब भी किसी को कन्वर्ट करना होता है जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम इस डिजिट से डिवाइड करेंगे। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम लोग 1.6 10⁻⁻16 जूल लिखते हैं। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हम 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल लिखते हैं। जब कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, जैसा मैंने यहाँ लिखा 14.4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। और एक और है 1 AMU। 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी के इक्वलेंस में एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, जो आपको अपन 12th में यूज़ करवाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स पूरी 12th में है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस, और इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है उसको अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, और फिर NCERT के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और भी। बाय बाय, एन्जॉय योरसेल्फ।